विमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरिताता, करूं परियोपासन चितनाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का जतन उपाय। बुद्धि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज के भावबंधन, सभी उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय बच्चे का समय को उपलब्ध होने की इस यात्रा पर हम पूज्य वैभव श्री जी महाराज रचित पुस्तक समय बच्चिका के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हमने अब तक 6 द्रव्यों को जाना, जिसमें हमने 2 द्रव्यों की जानकारी अभी पिछले कुछ दिनों में ली। पहला धर्मास्तिकाय और दूसरा अधर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय जो सबकी गति में सहायक है और अधर्मास्तिकाय जो उस गति को बाधा उपस्थित करता है, या कि हम कहें कि वो पोजीशन स्थिति का माध्यम है। अब बात यह है कि ऑब्वियसली कई लोग जो समझ रहे हैं उनको फिजिक्स की कुछ टर्म्स नहीं समझ आ रही है, वो मोशन और पोजीशन इनको नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना तो इन 2 द्रव्यों की जितनी भी हमने जानकारी ली, एक चीज तो हम समझ ही गए हैं कि हमें जीना तो आत्मगति में जीना है ना, स्वाभाविक गति में जीना। और जब हम अपनी स्वभाव गति में हैं तो हम धर्ममय हैं, और जैसे ही हम उस गति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे वो स्वयं के स्वभाव की हो, चाहे किसी और के गति में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो हम अधर्ममय हैं। दूसरी चीज, जब तक हम चल रहे हैं, है ना, गतिशील हैं, तब तक हम धर्ममय हैं। जहां पे हम रुके, ठहरे, स्टैग्नेंट हो गए, फिर वो चाहे किसी भी मामले में हो, हम रिजिड हो गए, तो हम अधर्ममय हो गए। ये सिंपल 2 चीजें हम समझ लें। आगे अब हम बात कर रहे हैं आकाशास्तिकाय और काल के बारे में। पेज नंबर 50 पर तीसरा द्रव्य आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय यानी स्पेस और काल यानी टाइम। ये 6 द्रव्यों का आधारभूत द्रव्य है। जो बाकी के 5 द्रव्य हैं उनका ये बेस सब्सटेंस कह सकते हो, या आप कह सकते हो ये प्लेटफॉर्म है, बेसिक सारा प्लेटफॉर्म है, जहां पर ये सारे जो भी 5 द्रव्य है वो उसी पर अपना सारा कार्य करते हैं। जीव और पुद्गल का आधार यही आकाश है। ये आकाश पोलार गुण वाला है। पोलार गुण से तात्पर्य है खाली स्थान। हम कहते हैं ना, ये तो पोला है, यानी अंदर से खोखला है, उसमें जगह है, खूब खूब खाली जगह है। जैसे दूध से भरी ग्लास में चीनी डालने पर वो दूध में समा जाती है, दीवार में खूंटी डालने पर दीवार स्थान देती है। ये दीवार पूरी बनी हुई है आपके सामने, है ना। अब यूं देखो तो इसमें कोई जगह ही नहीं, एक पत्थर क्या सीमेंट का एक कण भी नहीं जा सकता, वो भी गिर पड़ेगा, उसकी वो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगी। लेकिन जब आप खूंटी डालते हो तो दीवार आपको जगह देती है वो खूंटी डालने की, है ना। उसी तरह से आप दूध से भरी हुई ग्लास में जब चीनी डालते हो तो वो चीनी घुल मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार आकाश में सभी द्रव्य समा जाते हैं। ये द्रव्य अपेक्षा से एक द्रव्य एवं क्षेत्र अपेक्षा से लोकालोक व्याप्त है। मतलब लोक और अलोक दोनों में ये स्पेस है। काल से ये अनादि है, अनंत है। वह भाव से अरूपी, अजीव एवं शाश्वत है। इसका अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन दूसरी सारी चीजें जो अपना आकार लेती है वो किस पर लेती है? स्पेस में।
ये आकाश त्रिआयामी है, थ्री डायमेंशनल है ये स्पेस। इसमें रहने वाले पदार्थों की अपेक्षा ये तीन भागों में विभक्त है। या तो आप ये कह दो कि इस आकाश के तीन डायमेंशन है, या आप ये कह दो कि इस आकाश यानी स्पेस में जो दूसरे सारे पदार्थ रहते हैं वो तीन अपेक्षाओं में विभक्त है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हर पुद्गल पदार्थ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीन आयामों में आकाश में रह रहे हैं। इन तीन ये जो डायमेंशंस हैं, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, वो इस जो स्पेस में रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, इन तीन डायमेंशंस में। छोटे से छोटा अंश भी अपने तीन आयाम रखता है, चाहे वो माइन्यूटेस्ट पार्टिकल हो, लेकिन अगर वो स्पेस में है और अगर उसका पोजीशन का ग्राफ बनता है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन होगी। जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जानते हैं, एक्स वाई एंड जेड स्केल आप लोग सीखते हो। जब आप एक ग्राफ बनाते हो तो एक्स वाई आपके कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट जेड है, तो किसी भी पॉइंट के स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, यानी उसकी एक पोजीशन है। पोजीशन यानी उस स्पेस में उसकी एक लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। छोटे से छोटा अणु भी अपने तीन आयाम रखता है। ये आकाश द्रव्य अवगाहना देता है, यानी स्थान देता है किसी भी पदार्थ को, इसलिए इसका जो स्पेशलाइज्ड इसकी जो क्वालिटी है या इसका जो गुण है वो क्या है, अवगाहना। जैसे हमने धर्मास्तिकाय का पढ़ा गति, अधर्मास्तिकाय का हमने जाना स्थिति, और आकाश का क्या है, स्थान या अवगाहना, अगर हम उसे सही टर्म में कहें तो। आकाश शब्द का अर्थ होता है आ प्लस काश, पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिसमें सब कुछ दिखे। मगर आत्मा आकाश में दिख नहीं पाती। आत्मा का कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज बियॉन्ड डायमेंशंस। आकाश में मात्र पुद्गल ही दृष्टिगोचर होते हैं। कोई भी जो फिजिकल मैटर या फिजिकल सब्सटेंस है सिर्फ वही अपनी जगह बना पाएगा या अपनी पोजीशन या मोशन दे पाएगा। क्योंकि हमारा मन व इंद्रिया स्वयं भौतिक पदार्थ है, इसलिए वो अन्य भौतिक पदार्थों का दर्शन कर लेती। अब समझना, हमारे मन के जो भाव हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो वेव्स हैं, वो और हमारी अपनी इंद्रियां, ये सब क्या है, फिजिकल है ना। तो वो दूसरे जो फिजिकल सब्सटेंसेस हैं उनको भी देख पाती है, उनको भी समझ पाती है। आत्मा चूंकि अभौतिक द्रव्य है, आत्मा इज सोल इज नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस और मैटर, अतः उसे तो समय में ही गतिमय रहना होगा। मतलब वो स्टैग्नेंट भी नहीं है, इट डज एग्जिस्ट, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है, चौथे डायमेंशन टाइम में। वो समय में, अच्छा समय में भी वो कोई स्टैग्नेंट नहीं है, उसकी कोई पोजीशन नहीं है, समय में वो सतत गतिशील है। क्या हम वैसे हो पाए हैं, नहीं हो पाए हैं। हम तो समय को ही नहीं जान पाते, समय को जी ही नहीं पाते। क्योंकि पुद्गल भी बड़ा सूक्ष्म होता है, वेरी माइन्यूट, अतः प्रकट होते हुए भी कई बार वो हमें दिखाई नहीं देता, भाषित ही नहीं होता। वह अनेक रूपों में है। वैसे तो चित्त रूपी आकाश में मंचित होने वाली हर भंगिमा अगुप्त है। हमारे जो चित्त रूपी, सपोज हमारा जो चित्त है वो एक स्पेस, एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हम जो भी हमारी भाव भंगिमा करते हैं वो अगुप्त है, सीक्रेट अगुप्त है, यानी गुप्त नहीं है। वो चीज उस पर चित्रित होती ही होती है, आकार लेती ही लेती है, मगर हम उसे ढंग से नहीं समझ पाते। मतलब हमारे मन के आकाश पर हमारे भाव, हमारे इंटेंशंस, हमारी भंगिमाएं, हमारी क्रियाएं, वो जो भी चित्र बनाती है हम जान ही नहीं पाते। और जान ही नहीं पाते, इसीलिए तो यही प्रॉब्लम होती है कि जब फ्यूचर हमारे सामने प्रेजेंट बन के आता है तो हम कहते हैं अरे ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता ना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या हमारा भाव है, हम जानते ही नहीं, हम तो बस चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। उसे समझने के लिए हमें आकाश लोक व पदार्थ विज्ञान को जानकर उससे परे काल यानी समय में प्रवेश करना होगा।
मतलब हम चूंकि समझ नहीं पा रहे हैं हमारे मन के बनाए हुए पूरे स्ट्रक्चर को, आकार को, तो उसे समझने के लिए हमें आकाश यानी स्पेस, वो पदार्थ के विज्ञान को, आकाश के, लोक के और पदार्थ के, सब्सटेंस मैटर के विज्ञान को जानकर, बिना जाने नहीं, उसे जानकर फिर हमें उससे परे समय में प्रवेश करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम सामायिक साधना से निष्पक्ष हो जावें, समकित हो जावें। चौथा द्रव्य है काल द्रव्य, टाइम। समण भगवान वर्धमान द्वारा निर्देशित 6 द्रव्यों में चौथा द्रव्य काल है। काल अर्थात समय, टाइम। जिस प्रकार आकाश समस्त द्रव्यों को आधार देता है, ठीक उसी प्रकार काल द्रव्य भी सबका आधार द्रव्य है। आकाश समस्त द्रव्यों को भौतिकी का, फिजिकल एग्जिस्टेंस का आधार है। फर्क समझना, जो आकाश है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस का आधार है, बेस प्लेटफॉर्म है। और काल द्रव्य आकाश समेत सभी द्रव्यों की गहराई का आधार है। मतलब आकाश भी किस में एग्जिस्ट कर रहा है? समय में ही। आकाश को भी आधार देने वाला, बेस देने वाला कौन है? समय। लेकिन वो कैसे एग्जिस्टेंस है उसका? डेप्थ में है। आकाश द्रव्यों में घटना क्षण मात्र में ही इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जा सकती है, मगर यथार्थ में हर घटना थोड़े थोड़े बदले रूप में निरंतर रहती। हमें कई बार चीजें सामने एज इट इज दिखती हैं, हमें लगता है इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, लेकिन समय के डायमेंशन में, समय के आयाम में वो प्रतिपल बदलती रहती है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। मैं आपको एक बहुत हालांकि इसका ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार, माँ बाप एक बच्चे को डेली देख रहे हैं, है ना, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि वो कब बड़ा हुआ, है ना, मतलब वो कितना बड़ा, कैसे बड़ा, ये आप नहीं पता लगा पाएंगे क्योंकि आप रोज देख रहे हैं। लेकिन जो उसको 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद या महीने भर बाद देखता है, वो जान पाता है कि उसमें चेंज आया। और वो आपको बोलेंगे ये थोड़ा पतला नहीं हो गया, या ये थोड़ा लंबा नहीं हो गया। आप बोलोगे अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं चला ये कब लंबा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब पतला हो गया या कब चेंजेस आ गए। आप वो पर्टिकुलर एक टाइम, एक मोमेंट आप नहीं मार्क कर पाओगे कि वो चेंज कहाँ आया। क्यों नहीं मार्क कर पाओगे? बिकॉज दैट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग। वो हर समय के अंतराल में वो बदल रहा है, वो गतिशील है। और गतिशील है इसीलिए हम अंतराल नहीं जान पाते। जैसे एक एज के बाद एक हाइट आपकी सेम हो गई या मोटे पतले हुए, अब आप नहीं कह पाओगे कि किसी एक दिन अचानक आपकी कमर बढ़ गई, ऐसा नहीं है। कल तक जो आप कपड़े पहन रहे थे, कुछ दिन बाद जब आप उसे पहनेंगे तो आपको लगेगा कुछ मुश्किल है, लेकिन वही कपड़े अगर आप डेली पहन रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक मोटा अंतराल है कि हम समय के आयाम को जान नहीं पाते, एंड दैट इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। कोई बाल आपके एक दिन में सफेद नहीं हो जाते, लेकिन वो जब सफेद होते हैं तो वो किस मोमेंट में कितने बाल सफेद हुए, वी आर अनेबल टू मार्क दैट पर्टिकुलर मोमेंट। लेकिन हम धीरे 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 इतने सजग हो जाएं कि हम उस मोमेंट को जान पाए, जी पाए। और यही इस सारी जो हम किताब पढ़ रहे हैं उसका ध्येय ये है ना। काल द्रव्य आकाश समेत समस्त द्रव्यों की गहराई, गहराई यानी निरंतरता, कंटिन्यूटी, उसका आधार है। आकाश द्रव्य में घटना क्षण मात्र में ही इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जा सकती है, मगर यथार्थ में हर घटना थोड़े थोड़े बदले रूप में निरंतर रहती है। उसे आत्मा द्वारा गहराई में देखा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हर फिल्म के वर्तमान को हम देखते हैं, मगर उस फिल्म में पूर्व अर्थात भूत और पश्चात अर्थात अनागत की निरंतरता विद्यमान रहती है। जो पास्ट है यानी भूत और पश्चात यानी जो फ्यूचर है, उसकी एक कंटिन्यूटी, सीन दर सीन फिल्म चलती जाती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये मोमेंट पर ये सीन पास्ट था या ये मोमेंट पर ये सीन
फ्यूचर है। आपके सामने तो एक फिल्म चल रही है और वो कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूटी है। यह निरंतरता की कालाई यानी काल द्रव्य माना गया है। ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो कंसिस्टेंसी है, इसको काल द्रव्य माना गया है। ये काल द्रव्य अपने अंतिम अविभाज्य अंश समय मात्र में ही जीव अजीव की पर्यायों को वर्तित करता है, समस्त परिवर्तनों का आधार है। ये जो काल द्रव्य है यानी टाइम है ना, इसका लास्ट इनडिविजिबल जो पार्ट है, पोर्शन है, जिसे जैन दर्शन समय कहता है, उस एक समय में ही वो जीव और अजीव सभी के पर्याय यानी सभी के फॉर्म्स को निरंतर वर्तित करता है, यानी वो होता ही रहता है, वर्तना होती ही रहती है। इट इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, समस्त परिवर्तनों का आधार है। इसी कारण से ये द्रव्य अपेक्षा से अनंत द्रव्य कहा गया है। इसको द्रव्य अपेक्षा से, जैसे हमने बाकी तीनों द्रव्य पढ़े ना, द्रव्य एक द्रव्य, पर काल को द्रव्य की अपेक्षा से इनफाइनाइट माना गया। इसकी कोई काउंटिंग या मेजरमेंट है ही नहीं। पेज नंबर 52 पर चलते हैं। सामान्यतः काल शब्द का अर्थ होता है कलन। कलना अर्थात गणना का कारण होने से ये द्रव्य काल कहलाता है। नॉर्मली जो काल शब्द का अर्थ होता है कलन, कलन यानी कैलकुलेशन, है ना। तो कैलकुलेशन अर्थात गणना यानी गिनना, है ना, उसके कारण ही ये जो सब्सटेंस है इसको काल द्रव्य कहा गया। वस्तु द्वारा आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय की गणना को काल कहते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि आकाश जो स्पेस है, एक आप इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए कि किसी भी मैटर को, किसी भी एटम को, मॉलिक्यूल को, किसी को भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर पहुंचने में जो समय लगा, जो कैलकुलेशन लगा, उसे आप काल कहते हो, टाइम पीरियड कहते हो। उत्पत्ति से विनाश की यात्रा को भी काल कहते हैं। उत्पत्ति से विनाश की यात्रा को भी काल कहते हैं। यानी कोई चीज बनी और उसके बाद वो खत्म हुई, तो उसके बीच की उस यात्रा को भी काल कहते हैं। मृत्यु के प्रतीक समय को भी काल कहते हैं। इस प्रकार ये काल शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। मैनी डिफरेंट मीनिंग्स में ये जो काल शब्द है ये यूज होता है। काल द्रव्य का लक्षण बताते हुए तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि वर्तना परिणामः क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये तत्वार्थ सूत्र के अध्ययन 5 में आचार्य उमा स्वामी जी ने कहा है कि जो द्रव्य परिवर्तन का, चेंज का, छोटे बड़े का, परिणाम का निमित्त है, जो भी उसका छोटा बड़ा है या जो परिवर्तन है, चेंज हो रहा है, उसका जो निमित्त बना है वह काल द्रव्य है। जैसे कि अमुक उम्र में छोटा है, अमुक बड़ा है। ये एक कंपैरिजन जो सिंपल आता है, वो किस अपेक्षा से बड़ा और छोटा है? टाइम की अपेक्षा से ना। ये क्रिया तब आरंभ हुई, अब समाप्त हुई। इट स्टार्टेड एंड एंडेड। जो स्टार्ट और एंड के बीच का जो है गैप, वो क्या है? टाइम। इस तरह के समस्त परत्व, अपरत्व एवं परिवर्तनों का निमित्त भूत द्रव्य काल है। इन सब की हैपनिंग में जो डायमेंशन है, जो सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, इन सब की हैपनिंग में, वट एवर इज हैपनिंग, उसका निमित्त द्रव्य क्या है? काल है। विशेष आवश्यक भाष्य में इस काल को 9 प्रकार से विवेचित किया गया है। द्रव्य काल, जो समस्त जीव पुद्गल पदार्थों में परिवर्तन का आधार है, जो अनंत अप्रदेशी द्रव्य है, जिसके कोई डिविजन्स नहीं है, अनंत है, इनफाइनाइट है। सेकंड है अद्धा काल। अद्धा अर्थात वह काल जिसका कोई भेद प्रभेद नहीं होता, जिसका कोई भेद प्रभेद, इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, जो अविभाज्य, कांट बी डिवाइडेड, वास्तविक, रियल, अखंड,
अगेन जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते या जिसके कोई डिविजन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इकाई है। इट्स द, आप कह सकते हो, अनडिविजिबल यूनिट, बेसिक यूनिट, जहां भूत भविष्य वर्तमान में कोई भेद ही नहीं है। मतलब वो एक पर्टिकुलर, वो ऐसा इनडिविजिबल पार्ट ऑफ टाइम कहा गया जो सिर्फ प्रेजेंट ही हो सकता है, उसका कोई पास्ट नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो जो टाइम पीरियड है, मतलब वो इतने माइनस में चला जाता है 10 टू द पावर में कि आप उसको नेग्लिजिबल मानते हो व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट एंडेड। जहां भूत भविष्य वर्तमान में कोई भेद नहीं है, जो अप्रदेशी है, समय मात्र है, सदा वर्तना में है, प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट है। तीसरा है यथायुष्क काल। यथायुष्क यानी आयुष्य का प्रमाण जो काल है वो यथायुष्क है। जैसे नारकी देवता का आयु प्रमाण काल, जो भी एक एज कही जाती है उसे यथायुष्क काल कहा गया। चौथा है उपक्रम काल। अपनी इच्छित वस्तु को दूर से समीप लाने का काल उपक्रम काल है। किसी प्रयास का उसके लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाला समय उपक्रम काल है। किसी प्रयास का उसके लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाला समय उपक्रम काल है। देश काल, अवसर रूपी काल देश काल कहलाता है। जैसे गुरु अपने शिष्यों को निर्देश देते हैं कि जहां जैसा देश काल हो वहां वैसा व्यवहार करना, क्योंकि सब स्थानों का देश काल अवसर आदि अलग अलग होते हैं। इसी शास्त्रों में कहा गया है काले कालम समायरे, अर्थात जहां जैसा काल हो वहां वैसा आचरण करो। अब आप प्रवचन कर रहे हो या एक सेशन कर रहे हो तो आप बच्चों के सामने सूत्रों की बातें नहीं करोगे, और आपके सामने मैं ये बात नहीं करूंगी कि आपको एग्जाम देते समय क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या हाउ वुड यू ओवरकम योर फियर फॉर एग्जाम्स और फियर फॉर रिजल्ट्स और फियर फॉर फ्यूचर, what career and what all. I'm not going to talk about this. तो जहां जैसा देश काल हो वहां वैसा आपका कंडक्ट होना चाहिए। एंड दिस नोबडी इज गोइंग टू टेल यू, आपको वो काल को ही सुनना पड़ेगा। वो आप जब जाते हो, जहां भी जाते हो, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो आप जानते हो उसे क्या कहा जाता है? रिजिड। रिजिड यानी अगेन वो गतिशील नहीं है, यानी अधर्मय। छठा है मरण काल। मृत्यु को भी काल कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि जब काल आएगा तब जाना पड़ेगा, एक ऐसी एक कहावत सी प्रचलित है। सातवां है प्रमाण काल। दिन रात मुहूर्त पक्ष मास वर्ष आदि की जो कैलकुलेशन, जो गणना की जाती है वो प्रमाण काल है। जैसे हिंदू कैलेंडर अलग कह रहा है, इंग्लिश कैलेंडर अलग कह रहा है, मुस्लिम कैलेंडर अलग कह रहा है। कैलेंडर कोई कितना भी कहे और जो भी चाहे कैलकुलेशन करे, है ना, लेकिन क्या इससे कुछ चेंज होता है? क्या उससे जीने में कोई फर्क पड़ रहा है? ये जस्ट एक कैलकुलेशन है टू रिमाइंड अस समथिंग, वो प्रमाण काल है। देन कम्स वर्ण काल। वर्ण गंध रस स्पर्श संबंधित काल वर्ण काल कहलाता है। जैसे अमुक वस्त्र का वर्ण इतने समय के बाद परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कोई कपड़ा है या कोई वस्तु है, जैसे आपने कोई सब्जी ली है ना, तो इतने टाइम बाद इसकी वही काल इतना ही है, इतने टाइम बाद ये सड़ जाएगी। ये जो सब्जी है ये 4 दिन तक चलती है, ये 4 दिन तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो फ्रूट है ये 8 दिन चलता है, आप बाहर रखो अंदर रखो कैसे भी रखो, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो 1 साल से पड़ी है तब भी उसमें कोई चेंज नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत समय से पड़ी हैं फिर भी उसमें चेंज नहीं है। तो ये सारी चीजों की बात इसमें आएगी वर्ण काल में। और 9वां है भाव काल। उदय भाव, क्षायो पश्चिमिक भाव आदि जीव के 5 प्रकार के भावों का सादी शांत काल, यानी वो जहां से शुरू होता है और जहां खत्म होता है उसे कहा जाता है भाव काल। आज हमने काल द्रव्य के कुछ अर्थ, कुछ वर्ण हमने जाने। आज मैं इस सेशन को इतना ही रखूंगी क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें वाकई दोबारा सुनने योग्य है, वापस पढ़ने योग्य है, तो उस पर हम दोबारा ध्यान दें। आज का सेशन हम ये पेज नंबर 53 पर यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ये आप अपने हिसाब से चाहे तो नोट डाउन करें, चाहे तो वापस किताब में पढ़ें और इसको निरंतर
इसी तरह से पढ़ते चले जाएं। इसके बाद आगे के जो दो द्रव्य पढ़ेंगे वो हम जल्द उससे यूज टू होकर पढ़ पाएंगे।